तो जैसे हमने मैसिव माइमो के बारे में पढ़ा, हमने समझा कि मैसिव माइमो से बेसिकली क्या बेनिफिट्स मिल सकती है और मैसिव माइमो किस तरह से मल्टी यूजर माइमो से भिन्न है और खासकर पॉइंट टू पॉइंट माइमो से भिन्न है। मैसिव माइमो से मेरा तात्पर्य यह है कि जब आपके लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज एक बेस स्टेशन पे रहते हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज की मदद से बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन से कम्युनिकेट करता है। एक चीज और इसमें ध्यान रखने की है कि मैसिव माइमो में बेसिकली 3 तरह के टेक्निक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। पहला है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके बारे में विस्तार में पॉइंट टू पॉइंट माइमो में पढ़ा था। सेकंड है बीन फॉर्मिंग, जिसके बारे में भी हमने विस्तार में पढ़ा था। और थर्ड है नल फॉर्मिंग, जो एक बीन फॉर्मिंग का एक्सटेंशन है जहां पर आप इंटरफ्रेंस को नलीफाई करते हैं। एक और चीज मैसिव माइमो के संदर्भ में मैं बताने की प्रयास करता हूं कि वो है मैसिव माइमो जो है बेसिकली वो बेसिकली टीडीडी सिस्टम में उसकी बेनिफिट ज्यादा उभर के आती है। टीडीडी सिस्टम से मेरा तात्पर्य है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि समझिए ये बेस स्टेशन है या मैसिव माइमो बेस स्टेशन जिसमें मैसिव नंबर ऑफ एंटीनाज है और ये यूजर इक्विपमेंट है, यूजर इक्विपमेंट 1, यूजर इक्विपमेंट 2, इसे मोबाइल डिवाइस, मोबाइल सब्सक्राइबर बहुत और नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे यूजर इक्विपमेंट है यहां से यहां तक। जो इसमें अपलिंक होता है, अपलिंक यानी यूजर इक्विपमेंट से बेस स्टेशन तक, जिसे हम जनरली अपलिंक के नाम से डिनोट करते हैं, और बेस स्टेशन से मोबाइल डिवाइस की तरफ जिसे हम डाउनलिंक के नाम से डिनोट करते हैं। तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि जो अपलिंक और डाउनलिंक का जो सेग्रीगेशन है, डुप्लेक्सिंग है, वो टाइम स्लॉट्स के माध्यम से होता है। समझिए यू अपलिंक को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा और डाउनलिंक को दूसरा टाइम स्लॉट दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों टीडीडी मैसिव माइमो के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू एफडीडी। जो कन्वेंशनली जो डुप्लेक्सिंग मेथड यूज करते थे उससे हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग कहते थे, जहां पर आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी के द्वारा F1 या F2 ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप अपलिंक और डाउनलिंक में सेग्रीगेशन करते थे। लेकिन टीडीडी मैसिव माइमो में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैसिव माइमो में चैनल एस्टिमेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग करना है या तो बीन फॉर्मिंग करना है या नल फॉर्मिंग करना है, तो आपको चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। अगर चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन को आवश्यकता की वजह से आपको टीडीडी ज्यादा बेटर है, क्योंकि टीडीडी में आपकी अपलिंक और डाउनलिंक चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन सेम होती है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी में आप ट्रांसमिट करते हो और अपलिंक और डाउनलिंक को आप टाइम के द्वारा सेग्रीगेट करते हो। इसलिए टीडीडी में जो अपलिंक और डाउनलिंक की जो चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन है वो करीब करीब मोस्ट लाइकली सेम रहती है एज कंपेयर टू एफडीडी। एफडीडी में आपको 2 बार चैनल एस्टिमेशन करना पड़ता है, एक डाउनलिंक के लिए भी, एक अपलिंक के लिए भी। एक फीडबैक लूप की आवश्यकता पड़ती है चैनल एस्टिमेट भेजने के लिए। वो ओवरहेड काफी हद तक आपके सिस्टम में बढ़ा देता है और उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन टीडीडी में ये लिमिटेशन नहीं आती है। लेकिन टीडीडी का एक मेजर बेनिफिट ये है कि आपका ओवरहेड काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपकी अपलिंक और डाउनलिंक चैनल एस्टिमेट सेम है। अगर बेस स्टेशन को चैनल एस्टिमेट्स पता करनी है हर यूजर इक्विपमेंट के संदर्भ में, तो बेसिकली अपलिंक के द्वारा ही इसे प्राप्त कर सकता है और सेम चैनल एस्टिमेट्स का उपयोग करके ये डाउनलिंक में स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग या तो बीन फॉर्मिंग या नल फॉर्मिंग कर सकता है। इसलिए मैसिव माइमो में टीडीडी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहने वाला है। ये मैं बात पे फिर से जोर देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैसिव माइमो में टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहने वाला है, जहां पर आप अपलिंक और डाउनलिंक को टाइम स्लॉट्स के द्वारा सेग्रीगेट करते हो। इसमें आपके चैनल एस्टिमेशन के ओवरहेड को कम करने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है टीडीडी का। तो ये एक सिंपल मैसिव माइमो स्ट्रक्चर है जहां पर एक बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, या तो बीन फॉर्मिंग, या तो नल फॉर्मिंग। वो हम आगे जाके संक्षेप में पढ़ेंगे। तो वाई मैसिव माइमो? मैसिव माइमो का बेनिफिट क्या है? हमने पॉइंट टू पॉइंट माइमो देखा, हमने मल्टी यूजर माइमो देखा। तो मैसिव माइमो में ऐसी क्या खास बात है जो पॉइंट टू पॉइंट माइमो या मल्टी यूजर माइमो में नहीं होता है? अगर संक्षेप में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा तो कन्वेंशनल सेलुलर सिस्टम का मेजर प्रॉब्लम होता है स्पेक्ट्रम, क्योंकि अगर आपको पता है तो जो 6 गीगाहर्ट्ज के नीचे वो भी स्पेक्ट्रम सब ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं, और हायर स्पेक्ट्रम में जाने का अलग से बहुत प्रॉब्लम्स है। हायर स्पेक्ट्रम में कवरेज कम मिलता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है और एंटीना की साइज काफी छोटी हो जाती है, इसलिए पावर डिसिपेशन भी काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको लोअर स्पेक्ट्रम यूज करना है तो बेसिकली आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलती नहीं है।
तो अगर आपने मैसिव माइमो का प्रयोग किया तो सेम टाइम फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में आप ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेजर बेनिफिट है मैसिव माइमो का, क्योंकि सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक में आप ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो, तो आप बेसिकली आप स्पेक्ट्रम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपके बेनिफिट करेगा एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट के लिए, और इसमें आपकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप बीन फॉर्मिंग वगैरह कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम एसएनआर मिल सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी विस्तार में पढ़ा है। और उसके अलावा ये मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट कर सकता है। सेम बेस स्टेशन लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस को भी सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है मैसिव माइमो सिस्टम का। सो एनेबल स्पेक्ट्रम रीयूज, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में लार्ज नंबर ऑफ यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं। अलाउड फोकस ट्रांसमिशन, जिसे हम बीन फॉर्मिंग कहते हैं। बीन फॉर्मिंग के द्वारा आप बेसिकली एक यूजर के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग अलाउज मल्टीपल स्ट्रीम इन द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग द कैपेसिटी। तो हमने पढ़ा था कैपेसिटी जो माइमो सिस्टम की है, मैसिव माइमो सिस्टम की, वो आरएच साइसो सिस्टम के मुकाबले है, और आरएच जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ टी कॉमा आर है। तो अगर आपकी रिसीवर पे भी जा रहा है एंटीना से, ट्रांसमीटर पे भी जा रहा है एंटीना से, तो आपकी कैपेसिटी लीनियरली स्केल करती है। इसको हमने देखा था पहले भी कि आपकी कैपेसिटी जो है माइमो आपकी लीनियरली स्केल करती है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। तो आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सेम टाइम फ्रीक्वेंसी बैंड में सपोर्ट कर सकते हैं। तो की फीचर जैसे मतलब स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, सर्विंग मल्टीपल यूजर्स इन सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स, एनर्जी एफिशिएंसी, बिकॉज हाई बीम फॉर्मिंग कर रहे हैं आप लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास है, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस में एसएनआर की परफॉर्मेंस में वृद्धि आएगी। रोबस्टनेस, क्योंकि इसमें चैनल हार्डनिंग का प्रॉपर्टी हो जाता है, तो चैनल लेस डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, और इसकी वजह से ये थोड़ा टॉलरेंट रहता है फीडिंग, खासकर स्लो फीडिंग एंड फास्ट फीडिंग के संदर्भ में, और ये भी फ्लैट फीडिंग के संदर्भ में भी, और इंटरफेरेंस को भी मिनिमाइज कर सकते हो नल फॉर्मिंग की मदद से। स्केलेबिलिटी, ये डेंस नेटवर्क्स और मिनिमम ज्यादा आपको ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हार्डवेयर रिसोर्स ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट्स है। चैलेंजेस भी है, क्योंकि आप लार्ज नंबर ऑफ पायलट्स आपको भेजने पड़ते हैं यूजर इक्विपमेंट से बेस स्टेशन की तरफ, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल पायलट्स ढूंढना एक नॉन ट्रिवियल टास्क है। इसकी वजह से पायलट कंटामिनेशन होने का खतरा रहता है, और आपका जैसे ओवरहेड का खतरा भी रहता है। जैसे जैसे आपकी यूजर्स बढ़ेंगे, हर एक यूजर्स की सीएसआई बेस स्टेशन तक पहुंचनी चाहिए, तो इससे आपका सीएसआई ओवरहेड भी बढ़ जाता है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन ओवरहेड बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपके के नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, आपकी सीएसआई ओवरहेड भी मैसिव माइमो सिस्टम्स में बढ़ जाती है। हार्डवेयर इंपेयरमेंट्स, क्योंकि आप बीन फॉर्मिंग भी करते हो, लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज है, और कभी कभी लार्ज पावर एम्पलीफायर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसकी वजह से आपके नॉन लीनियरिटी का इम्पैक्ट भी इसमें पड़ना लग जाता है। और अगर आपके चैनल एस्टिमेशन में कुछ भी एरर हुआ तो परकुलेट होगा बेसिकली यूजर्स के परफॉर्मेंस में भी। अगर आपका चैनल एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं है तो बेसिकली वो इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस में भी दिखेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हाई कॉस्ट, क्योंकि आपको लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास इंस्टॉल करने हैं, तो ऑब्वियसली वो हार्डवेयर कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। अगर आपको अलग अलग ट्रांसमीटर पावर चेन की आवश्यकता भी पड़ती है, अगर आप डिजिटल बीम फॉर्मिंग कर रहे हो, तो ये सब एडिशनल कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा बेस स्टेशन में या मोबाइल डिवाइस में, अगर आप मैसिव माइमो का प्रयोग करते हैं तो ये सब कुछ बॉटलनेक है। बट मैसिव माइमो का एक मेजर बेनिफिट, इसकी जो गेन्स है, इसके जो बेनिफिट्स है, फार आउटवे कर देते हैं इसके जो इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस के लिए। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स है फ्यूचर वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में या तो 6G के संदर्भ में। तो फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया, 3 बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करती है मैसिव माइमो। एक बीन फॉर्मिंग, जिसके बारे में हमने विस्तार में पढ़ चुके हैं कि आप मैक्सिमम एक डायरेक्शनल स्पेशल डायरेक्शन की तरफ फोकस करते हो ताकि आपकी यूजर की एसएनआर के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। नल फॉर्मिंग, जैसे आप इंटरफेरेंस कैंसलेशन भी कर सकते हो बेस स्टेशन की मदद से, मैसिव माइमो की मदद से। और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके बारे में हमने विस्तार में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की वजह से मैसिव माइमो काम करता है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, नल फॉर्मिंग और बीन फॉर्मिंग। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता है इसमें, वो है चैनल एस्टिमेशन की। चैनल एस्टिमेशन खासकर यूजर इक्विपमेंट से बेस स्टेशन तरफ और बेस स्टेशन से यूजर इक्विपमेंट की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया है, इसमें टीडीडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, क्योंकि अपलिंक और डाउनलिंक चैनल दोनों सेम होंगे। तो अपलिंक में जो चैनल एस्टिमेट्स आपने किए होंगे बेस स्टेशन में, सेम आप डाउनलिंक में उसका प्रयोग करके परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ही मेंशन, यूजर सेंड अपलिंक पायलट सिग्नल टू द बेस स्टेशन, और क्योंकि टीडीडी का प्रयोग हुआ है
सेम पायलट्स की मदद करके यूज करके बेस स्टेशन या तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है, या तो नल फॉर्मिंग कर सकता है, या तो बीन फॉर्मिंग कर सकता है। तो एक सिंपल पिक्टोरियल है मैसिव माइमो सिस्टम्स का। जैसे यहाँ अपलिंक अगर यूज को बेस स्टेशन में कम्युनिकेट करना है और बेस स्टेशन को डाउनलिंक यूजर इक्विपमेंट से कम्युनिकेट करना है, तो पायलट इंफॉर्मेशन की मदद से या तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है ये, या तो बीन फॉर्मिंग कर सकता है, या तो नल फॉर्मिंग कर सकता है। तो बीन फॉर्मिंग हमने ऑलरेडी विस्तार में पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके मैसिव नंबर ऑफ एंटीनाज हैं, तो ऑब्वियसली बात है जैसे आपके मैसिव नंबर ऑफ एंटीनाज है, और हमने देखा है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एंटीनाज बढ़ेंगे आपकी बीम विड्थ और कम हो जाएगी और आपको और डायरेक्टिविटी मिलेगी और आपका ऑब्वियसली एसएनआर में काफी वृद्धि आ जाएगी। तो ये एक मेजर एडवांटेज है मैसिव माइमो सिस्टम्स की, आपको और एक थोड़ा बहुत ही नैरो बीम मिलेगी और आप एक स्पेसिफिकली टारगेट कम्युनिकेशन एक यूजर की तरफ कर सकते हो मैसिव माइमो सिस्टम्स का उपयोग करके। तो ये चीज मैंने यहां पर भी लिखा है, इससे आपकी सिग्नल टू नॉइज प्लस इंटरफेरेंस रेशियो में वृद्धि आएगी, आपकी कवरेज में भी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आप दूर तक, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हो एक बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की, तो आप दूर तक ये बीम को ट्रैवल करवा सकते हो। तो बीम फॉर्मिंग के बारे में हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा है और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये बीम फॉर्मिंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैसिव माइमो सिस्टम की। तो सिग्नल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एस्टिमेटेड चार्ज इन्फॉर्मेशन मिनिमाइजिंग द इंटरफेरेंस, क्योंकि आप बाद बाकी यूजर्स को कवर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर को कवर कर रहे हो, तो इसकी वजह से उस यूजर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप बहुत ज्यादा वृद्धि ला सकते हो। सेकंड है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी हमने पढ़ा है। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से बेसिकली ये बेस स्टेशन है समझिए, और बेस स्टेशन है तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स है, और बेस स्टेशन में अगर बहुत ज़्यादा एंटीनास है, समझिए मैसिव माइमो सिस्टम से इसमें बहुत सारे एंटीनास हैं, तो ये बेसिकली स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से तात्पर्य है कि हर एक यूजर को एक स्ट्रीम दे सकता है, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है स्ट्रीम 1। तो यहाँ मैंने 3 यूजर दिखाया, बट ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 और ये स्ट्रीम 3। सिमिलरली ये स्ट्रीम के यानी केथ यूजर को भी ये दे सकता है, तो इससे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। ये सेकंड बेनिफिट है मल्टी यूजर माइमो मैसिव माइमो का, जो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा इस सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स में लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। थर्ड है नल फॉर्मिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नल फॉर्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ बीम फॉर्मिंग। ये बीम फॉर्मिंग का एक कैटेगराइजेशन है, जिसमें बेसिकली तो आप एक काम करते हो, इसमें नल फॉर्मिंग में आप एक बेस स्टेशन है यहां पर, और यहां पर एक यूजर है, और सिमिलरली यहां पर एक और एक यूजर है, समझिए यहां पर एक और यूजर, ये किसी और बेस स्टेशन से सर्व हो रहा है, तो इसमें ये कर सकता है। इसको नल फॉर्मिंग से मेरा तात्पर्य ये है, तो इसमें ये बीम देगा डायरेक्ट बीम, और इसमें एक नलीफाई बीम देगा, तो इसको जो इंटरफेरेंस है उसको ये इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो ये इंटरफेरेंस मिटिगेशन में मदद करता है बाय इंटेंशनली डिजाइनिंग द बीम शेप टू हैव नल्स एट लोअर गेन इन डायरेक्शन वेयर द विक्टिम रिसीवर्स आर इंटरफेरेंस सिग्नल्स कैन बी रिड्यूस। तो इसको बेसिकली बीम फॉर्म एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेगा, और सिमिलरली नल फॉर्मिंग के लिए एक दूसरे रिसीवर की तरफ भेजेगा ताकि उसको कोई इंटरफेरेंस ना मिले। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैसिव माइमो सिस्टम्स की, जिसकी वजह से आप इंटरफेरेंस के लिए, खासकर इंटर सेल इंटरफेरेंस में आप कमी ला सकते हैं। ये सेल्स का एक कवरेज एरिया होगा और ये सेल्स का एक कवरेज एरिया होगा, तो इसकी वजह से आप जो दूसरे सेल्स के यूजर्स में इंटरफेरेंस में कमी ला सकते हो। तो ये भी एक मेजर प्रॉपर्टी है मैसिव माइमो सिस्टम्स की। तो ये 3 मेन टेक्निक्स हमने पढ़ा, एक तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा बीम फॉर्मिंग और थर्ड नल फॉर्मिंग। तो बेनिफिट जैसे हमने देखा, कैपेसिटी गेन में आपकी अच्छी खासी वृद्धि आ सकती है, क्योंकि आप मैसिव नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हो, और हमने ये भी देखा कैपेसिटी स्केल्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीनास, तो आपकी कैपेसिटी में काफी वृद्धि आ सकती है। सिमिलरली आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकते हैं, क्योंकि आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स में लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो, बीम फॉर्म कर सकते हो, तो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकती है। एनर्जी एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकती है, क्योंकि आपकी अगर प्रिसाइज बीम फॉर्मिंग कर रहे हो तो बीम स्कैटर नहीं हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस पे, आप फोकस कर रहे हो तो पूरी की पूरी एनर्जी एक यूजर की तरफ डाइवर्ट हो रही है, इसकी वजह से आपके एनर्जी एफिशिएंसी में भी वृद्धि ला सकते हैं, और नल फॉर्मिंग की वजह से आपके इंटरफेरेंस में भी मिटिगेशन ला सकते हो, और आप स्पेशल यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है मैसिव माइमो सिस्टम्स के संदर्भ में। अब हम संक्षेप में 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है आरआईएस, जिसे बहुत लोग इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस भी कहते हैं,
और RIS रिकॉन्फ़िगर इंटेलिजेंट सर्फेसेस के नाम से भी जाना जाता है, मेटा सर्फेसेस के नाम से भी जाना जाता है, प्रोग्रामेबल मेटा सर्फेसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं संक्षेप में इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। RIS एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। हाल फिलहाल इस पे काफी अनुसंधान रिसर्च हो रहा है, इस पे काफी पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, पेटेंट्स भी फाइल हो रहे हैं। तो संक्षेप में मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि RIS है क्या और इससे आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस में किस तरह से वृद्धि आ सकती है। तो RIS का एक मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप देखोगे कन्वेंशनल वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो या तो काम ट्रांसमीटर पे हुआ है या तो रिसीवर पे हुआ है, और हमने ये एज्यूम किया है कि वायरलेस प्रोपेगेशन चैनल जो है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो RIS से आपको एक मौका मिलता है जिससे आप वायरलेस प्रोपेगेशन चैनल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो RIS as a or a mirror consisting of an array of low cost nearly passive reflecting surfaces for reconfiguring intelligent cells and manipulating them in intelligent way to improve communication performance। तो एक मेटा सरफेस है, वो कुछ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है जिसे वैरेक्टर डायोड द्वारा या पिन डायोड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मैं उसके बारे में डिटेल में सर्किटरी में नहीं जाऊंगा, इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। बट ये आपको ये बात समझने की इसमें लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और एक हर एक एलिमेंट के फेज और एम्पलीट्यूड को आप एक कंट्रोल सर्किट द्वारा मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आप एक डिजायर्ड यूजर की तरफ बीम फॉर्म कर सकते हैं। तो मैसिव माइमो और मल्टी यूजर माइमो देखा कि ये सब बेस स्टेशन में होता है। RIS एक प्लैनेट सरफेस है जो आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्डिंग के फैकेट में या तो फिर एक व्हीकल में या तो एक दीवार पे, एक इंडोर में भी, जहां पर आप उसके एलिमेंट्स को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके फेज और एम्पलीट्यूड कि उसके एलिमेंट्स को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि जो भी इंसिडेंट वेव आएगी उसके ऊपर वो उसे डायरेक्ट कर देगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे। The use of RIS enable the direction of any reflected wave to be controlled such that wave converges to a point rather than having a specular reflection। तो आप हर जगह रिफ्लेक्ट करने की जगह ये डायरेक्ट कर देगा बीम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो बहुत लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि मैसिव माइमो या मल्टी यूजर माइमो और RIS में डिफरेंसेस क्या है। तो इस ये ट्यूटोरियल में भी कुछ पार्ट कवर होगा इसका, मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूं। मैसिव माइमो मल्टी यूजर माइमो बेस स्टेशन या ट्रांसमीटर या रिसीवर का फिनोमेना होता है, जहां पर रिसीवर पे आप डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स लगाते हैं या तो बीम फॉर्म करते हैं। RIS ऑन द अदर हैंड वायरलेस प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट को चेंज करने का तरीका है। तो आपकी जो ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो पहले RIS पे आएगी, फिर RIS से वो रिफ्लेक्ट होके यूजर की तरफ जाएगी। क्योंकि RIS की हर एक एलिमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो जो इंसिडेंट वेव आती है RIS पे ट्रांसमीटर से, उसे आप उसके एम्पलीट्यूड या फेस को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि डिजायर्ड यूजर की तरफ आप उसे बीम फॉर्म कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशंस काफी है, खासकर उस सिनारियोस में जहां पर लाइन ऑफ साइट मौजूद नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो उस समय में आपके प्रोपेगेशन में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो RIS की मदद से आप एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हो ट्रांसमीटर से RIS की तरफ और RIS से रिसीवर की तरफ, और परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकते हैं। RIS का एक और बेनिफिट क्या होता है, ये लो कॉस्ट डिवाइसेस होते हैं, इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव आपको रिलेज का वगैरह का प्रयोग करने का और RF सर्किटरी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये सॉर्ट ऑफ लो कॉस्ट, उसके अलावा वो लो पावर कंज्यूमिंग, और टिपिकली हम इसे कहते हैं कि पैसिव, नियरली पैसिव डिवाइसेस, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता। जो थोड़ी बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है वो कंट्रोलर सर्किट में ही होती है। तो जैसे मैंने बताया, कंट्रोल मैकेनिज्म RIS कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग एलिमेंट्स सच एज वैरेक्टर, पॉजिटिव, इंट्रिंसिक, नेगेटिव, जिसे हम पिन डायोड कहते हैं, और माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स मेम्स स्विचेस के द्वारा भी आप इसके जो एलिमेंट्स है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। RIS कंट्रोलर हैज अ कैपेबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। जैसे RIS कंट्रोलर की कैपेबिलिटी होती है वो पता कर लेगा कि यूजर कहां पर है, इसलिए इसे यूजर की लोकेशन पता होना काफी आवश्यक है, और उसके बेसिस पे वो बीम को एक यूजर की तरफ डायरेक्ट कर देगा। एंड मेक यूज ऑफ इंटेलिजेंट एल्गोरिथम टू एक्टिवली आइडेंटिफाई एंड जज एनवायरमेंटल चेंजेस एंड मेक ऑटोनोमस डिसीजन बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन। तो इसलिए इसे इंटेलिजेंट सर्फेसेस भी कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव इंटेलिजेंट सरफेस। रिकॉन्फिगरेबल, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट को आप रिकॉन्फिगरेबल कर सकते हो, उसके फेज और एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए इसे रिकॉन्फिगरेबल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने हर एक एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। इंटेलिजेंट, क्योंकि ये इंटेलिजेंटली सेंस कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को, कहां पर रिसीवर की लोकेशन है, कहां पर ट्रांसमीटर की लोकेशन है, रिसीवर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ये बीम फॉर्म कर सकता है एक रिसीवर की तरफ, इसलिए इसमें इंटेलिजेंस होने की भी आवश्यकता है।
और क्योंकि ये एक सरफेस है, एक मेटा सरफेस है या प्रोग्राम मेटा सरफेस है, इसलिए इसे रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस कहा जाता है। क्योंकि रिकॉन्फिगरेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप एलिमेंट्स को रिकॉन्फिगर कर सकते हो, फेज और एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर सकते हो। इंटेलिजेंट, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हो और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द रिसीवर आप बीन फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक मेटालिक सरफेस है इसलिए इसे RIS कहा जाता है। तो जैसे एक सिंपल दिखा, एक वेव फॉर्म यहाँ से आ रही है, हर एक एलिमेंट ने इस वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड खासकर फेस को मॉडिफाई कर दिया है। तो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है RIS का। तो सिंपल पिक्टोरियल द्वारा समझिए, जैसे मैंने बताया, खासकर ये इसका उपयोग खासकर उस जगह पे होता है जहां ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लाइन ऑफ साइट नहीं है, नॉन लाइन ऑफ साइट है। तो ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन RIS को भेजेगा, फिर RIS इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर देगा यूजर की तरफ। और जो रिफ्लेक्शन पैटर्न है वो डिपेंड करेगा यूजर का लोकेशन कहां पर है, और इसलिए इसमें इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है, और किस तरह से आप फेज को या एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करोगे रिफ्लेक्टेड सिग्नल को, इसलिए इसमें रिकॉन्फिगरेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जैसे हमने मैसिव माइमो में देखा, इसमें भी नल फॉर्मिंग आप कर सकते हो। जैसे किसी यूजर को आपको इन्फॉर्मेशन को नलीफाई करना है, कोई ईव्सड्रॉपर है उसकी इन्फॉर्मेशन को नलीफाई करना है, वो भी आप फेज और एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन के द्वारा कर सकते हो। और किसी यूजर की परफॉर्मेंस में अगर आपको वृद्धि लानी है तो वो भी आप RIS के द्वारा कर सकते हो, जो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसमें आप RIS कंट्रोलर को भी देखोगे। RIS कंट्रोलर का मेन फंक्शन ये होता है कि वो सेंस करता है, और सेंस करने के साथ ही वो जो RIS के एलिमेंट के जो एम्पलीट्यूड और फेज है उसे मॉडिफाई कर देता है। ये बहुत सारे लोगों ने इस पर भी शोध किया है किस तरह से हम RIS एलिमेंट के एम्पलीट्यूड और फेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जनरली हम इम्पिडेंस और पावर इम्पिडेंस मैचिंग के द्वारा, या तो बेसिकली उसके पावर कंजम्पशन के द्वारा हम इसको, और डिले के द्वारा, फेज शिफ्ट के द्वारा हम इसे बेसिकली इसके फेज और एम्पलीट्यूड को, एलिमेंट के एम्पलीट्यूड और फेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैनी नेम्स, जैसे मैंने बताया, इसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। रिकॉन्फिगर इंटेलिजेंट सरफेस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इसे इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव कर्व सरफेसेस RIS के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल मेटा सरफेसेस, स्मार्ट रिफ्लेक्टर एरेज, डायनेमिक मेटा सरफेस एलिमेंट्स एंटीनास, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बहुत सारे अलग भिन्न भिन्न नाम से RIS को जाना जाता है। हर एक इसमें हल्का सा डिफरेंसेस है, बट बहुत लोग इसको सेम कैटेगरी में डाल देते हैं। RIS, IRS, सॉफ्टवेयर कंट्रोल मेटा सर्फेसेस, प्रोग्राम मेटा सर्फेसेस, सब इसको एक इसमें जा जाते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में वापस इज अ प्लैनर सरफेस कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट पैसिव एलिमेंट्स, नियरली पैसिव एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें कोई पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें इसे पैसिव एलिमेंट भी कहा जाता है। बहुत लोग का यह भी कंफ्यूजन होता है कि RIS रिलेज से कैसे डिफरेंस है। तो रिलेज में आपको एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रिलेज दो तरह के होते हैं, एक एम्पलीफाई एंड फॉरवर्ड और एक डिकोड एंड फॉरवर्ड। एम्पलीफाई एंड फॉरवर्ड में भी आपको थोड़ी हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर आप जो इंफॉर्मेशन है, जो इनकमिंग सिग्नल है, उसे आप एम्पलीफाई करते हैं फिर भेजते हैं। और रिले का एक नेचर सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट नेचर होता है, जो हर तरफ हर डायरेक्शन में वो इंफॉर्मेशन भेजता है। Whereas RIS एक नियरली पैसिव डिवाइस है, जहां आपको एक्टिव कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना कोई एक्टिव पावर एम्पलीफायर्स की, ना कोई एक्टिव डिकोडर इनकोडर्स की। ये सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है यूजर के इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमीटर के इंफॉर्मेशन को। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है रिलेज और RIS में। उसके अलावा RIS में बीन फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से आपके यूजर के परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि आ सकती है। तो अदर RIS एप्लीकेशन मैंने कुछ बता चुका है, खासकर नॉन लाइन ऑफ साइट में इसके काफी योगदान है, क्योंकि अगर एक ट्रांसमीटर या बेस स्टेशन एक रिसीवर को देख नहीं सकता या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये RIS के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकता है रिसीवर की तरफ। और मैंने जैसे बताया, फिजिकल एयर सिक्योरिटी और नल फॉर्मिंग या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन, खासकर ईव्सड्रॉपर के केसेस में, तो लेजिटिमेट यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और ईव्सड्रॉपर में आप इंफॉर्मेशन को कैंसिल कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रांसमिशन के द्वारा। तो ये भी एक बेनिफिट आ रहा है इसका। और खासकर यूजर एट सेल एज में आप उसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। आप उसको इंफॉर्मेशन RIS के द्वारा भी और डायरेक्ट में भी भेज सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। मैसिव D2D कम्युनिकेशन, सेम ट्रांसमीटर आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो एक RIS के द्वारा, ये भी एक एप्लीकेशन है RIS का। और उसके अलावा और भिन्न भिन्न वायरलेस इंफॉर्मेशन, पावर ट्रांसफर, लोकलाइजेशन, सेंसिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन RIS के आपको हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स भी मौजूद है आरआईएस के संदर्भ में। खासकर हम लोगों ने भी कुछ आरआईएस के संदर्भ में बहुत टेस्ट बेड बनाया है और हमने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है कि आरआईएस के संदर्भ में आप कैसे परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। तो आरआईएस का और भी एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आरआईएस इनहांस लाइफाई कम्युनिकेशन नेटवर्क से स्मार्ट ऑफिसेस, आरआईएस इनहांस मल्टी मिलीमीटर वेव टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, आरआईएस एडेड रोबोटिक कम्युनिकेशन, आरआईएस एडेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन्स और यूएवीज भी कहते हैं। आरआईएस कंट्रोलर के द्वारा आप आरआईएस को कंट्रोल कर रहे हो, इसके बेसिकली आप बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में आरआईएस का प्रयोग करके वायरलेस कम्युनिकेशन के परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकते हो। अब अंत में संक्षेप में मैं होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है मैसिव माइमो का और इट्स सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आरआईएस और मैसिव माइमो का। तो होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग से मेरा तात्पर्य है कि बेस स्टेशन में लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंटेलिजेंस सर्फेसेस का उपयोग करके आप बीम फॉर्म कर सकते हो डिफरेंट यूजर्स की तरफ। इसका एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसकी वजह से आप बीम फॉर्म कर सकते हो डिफरेंट यूजर्स को, मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस का उपयोग करके डिफरेंट बेस स्टेशन में ही डिफरेंट यूजर्स को बीम फॉर्मिंग के द्वारा गेन प्रदान कर सकते हो। इज एन एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स प्रिसाइज सॉफ्टवेयर डिफाइंड बीम स्टीयरिंग यूजिंग आरआईएस रिकॉन्फिगर मेटा सर्फेसेस, जिसे हमने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर संक्षेप में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा, इसके और भी बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, पर संक्षेप में अगर मैं बताऊंगा तो इसका ये है कि आपने मैसिव माइमो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैसिव नंबर ऑफ एंटीनास को हटा के आपने आरआईएस और रिकॉन्फिगर मेटा सर्फेसेस लगाया है। तो ट्रांसमीटर में ही आप मल्टीपल एंटीनास की जगह आरआईएस इंस्टॉल कर रहे हो और आरआईएस के द्वारा आप बीम फॉर्म कर रहे हो डिफरेंट यूजर्स की तरफ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने इस स्लाइड में भी देखा है। आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो, आपकी कॉस्ट में थोड़ी कमी आ जाती है और आपके जो फेज एरेज वगैरह के जो चैलेंजेस है खासकर मैसिव माइमो के कंटेक्स्ट में, उससे आप आरआईएस के द्वारा एलिविएट कर सकते हो। It aims to achieve efficient and flexible signal transmission with lower hardware complexity। जैसे मैंने बताया मैसिव माइमो कंटेक्स्ट में आपकी हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इस केस में आप उसे कम कर सकते हो कंपेयर टू ट्रेडिशनल फेज एरे। तो की फीचर्स वही है, मेटा सरफेस बेस्ड एंटीनास। तो फेज एरे की जगह आप मेटा सरफेस बेस्ड एंटीनास का उपयोग करते हो और उसकी वजह से आप बहुत हद तक बीम फॉर्म कर सकते हैं। यूजेस अल्ट्रा थिन रिकॉन्फिगर मेटा सरफेस इंस्टेड ऑफ बल्की एंटीना एरेज। जो मैसिव माइमो में बल्की एंटीना एरे यूज करते हैं उसकी जगह आप आरआईएस का उपयोग कर सकते हो बीम फॉर्मिंग में ट्रांसमीटर पे। सॉफ्टवेयर कंट्रोल, आप कंट्रोलर के द्वारा बीम फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हो। तो डायनेमिक स्टीयरिंग, आप ऑन द फ्लाई बीम को स्टीयर कर सकते हो एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल मेटा सरफेस है। आप जस्ट एक ड्रॉप ऑफ द हैट में आप फेज और एम्पलीट्यूड चेंज करके बीम फॉर्म का पैटर्न भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये आरआईएस कंट्रोल मेटा सरफेस का उपयोग कर रहे हो आप बेस स्टेशन पे बीम फॉर्म करने के लिए। हाई स्पेक्ट्रल एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपके नेटवर्क एफिशिएंसी और विद मिनिमल पावर कंजम्पशन ऑन कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपने फेज एरे को हटा के मेटा सरफेस का प्रयोग किया तो आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट में तो रिडक्शन बढ़ जाती है। तो एडवांटेजेस अगर ट्रेडिशनल बीम फॉर्मिंग से मैं कंपेयर करूं तो इंप्रूव्ड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, क्योंकि आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आप बीम फॉर्म कर रहे हो एक स्पेसिफिक यूजर पे, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में जो आपके मैसिव माइमो के बेनिफिट्स है सेम बेनिफिट्स आपको इसमें भी दिखेंगे। लेकिन मैसिव माइमो के जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, लार्ज फेज एरे का, कम्प्लेक्सिटी का और फेस पैटर्न को ऑन द फ्लाई चेंज करने में प्रॉब्लम आने का, वो सब इसमें थोड़ी बहुत एलिविएट हो जाती है मेटा सरफेसेस का उपयोग करने की वजह से। तो जैसे मैं बताया स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में आपकी इजाफा आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो इसमें इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से आपके एसआईएनआर में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएगी विच इंक्रीजेस द ओवरऑल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। एनहांस कवरेज, क्योंकि आप बीम फॉर्म कर रहे हो तो दूर तक यूजर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो इसके द्वारा। लोअर कॉस्ट, क्योंकि आपके कॉस्ट में कमी आ गई है, क्योंकि आपको बल्कि एंटीना एरेस के उपयोग करना नहीं पड़ता है, आप मेटा सरफेसेस के उपयोग करके आप बीम फॉर्म करते हो, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट में कमी आ जाती है। फ्लेक्सिबल बीम शेपिंग, तो आप बीम को ऑन द फ्लाई शेप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, डायनेमिक मूवमेंट ऑफ द यूजर। एक यूजर एक जगह दूसरे का ट्रैवल कर रहा है तो बीम पैटर्न को आप अकॉर्डिंगली चेंज करके सेम यूजर को कनेक्टिविटी कंटिन्यूअसली प्रदान कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग के एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बीम फॉर्मिंग।
कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि आपको मेटा सर्फेसेस की आवश्यकता पड़ती है, इसका इंस्टॉलेशन इतना ट्रिवियल टास्क नहीं होता है। इसमें कुछ चैलेंजेस है, आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हो, फिर म्यूचुअल कपलिंग का भी इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग को लेकर। तो आज के लेक्चर में हमने मैसिव माइमो के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की, हमने आरआईएस के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने ये देखा कि आरआईएस की वजह से आप वायरलेस प्रोपेगेशन चैनल किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो और किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और अंत में हमने होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग का बेसिक आइडिया ये है कि मैसिव माइमो के जो बल्कि एंटीना एरेज है उससे आप रिकॉन्फिगर इंटेलिजेंस सर्फेसेस से रिप्लेस कर दोगे ताकि आप एक प्रिसाइज बीम ऑब्टेन कर सकते हो ऑन अ फ्लाई। तो ये सब के द्वारा आप किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस में आप वृद्धि ला सकते हो। आगे जाके हम कुछ मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कोडिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग बियॉन्ड 5G या 6G सिस्टम्स में हो सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।